हाय एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपको एक बेसिक सा जो है ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। अच्छा, मैंने ये स्टार्ट में क्यों लिखा हुआ है, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, इट मिरर्स द सोसाइटी इन विच इट जनरेटेड। सबको पता है, बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी स्टूडेंट होगा इंग्लिश लिटरेचर का तो उसको ये पहले से पता होगा। लेकिन जो एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से लेने का मतलब ये है कि जो भी लिटरेचर हम पढ़ते हैं वो वहाँ के लोगों को क्या करते हैं, स्पेसिफिकली उनके बारे में हमें बता रहे होते हैं कि वो किस तरह से रहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनके सोशल इश्यूज क्या चीज़ें हैं सारी। ठीक है। इन अ नटशेल, अगर आप कोई ड्रामा भी देखते हैं ना बेसिकली, तो वो क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं हमारी सोशल लाइफ से। जो भी इश्यूज ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं या जो भी बातें होती हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर वो ड्रामा बनाया जाता है और फर्दर वो हमें दिखाया जाता है। हमारा पूरा लिटरेचर इसी असूल के साथ चलता है। अच्छा भाई, ये बहुत ही बेसिक सी बात है और सबको पता है कि लिटरेचर जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग। ऑर्गेनाइज्ड इन अ सेंस दैट जब भी आप कोई पीस ऑफ राइटिंग उठा के पढ़ेंगे, आप उसके ऑथर को देखेंगे, तो आपको पहले पता चल जाएगा कि ये किस एज से बिलोंग करता है, ये किस राइटिंग के अंदर लिखा हो गया, लैंग्वेज इसकी क्या है, ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी हमें एक पता से चल जाती हैं। अब वर्ड्स करें, हम क्या उठाते हैं, पैराडाइज लॉस्ट। आई थिंक मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कोट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा रेफरेंस दे रही हूँ इसका। लेकिन जब वो हम उठाते हैं तो जॉन मिल्टन का नाम आता है। जॉन मिल्टन की एज के बारे में पता चलता है, प्यूरिटन एज से थे। और इसके अलावा हमें सब्जेक्ट मैटर के पता चलता है कि क्या लिखा गया है, किस चीज़ के बारे में लिखा गया, एपिक लिखी हुई है। अच्छा जी, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किस तरह से है, वो हमें उस टाइम के पॉलिटिकल केओस के बारे में हमें बता रही है। तो ये सारी एक जो सिंपल लिटरेरी चीज़ होती है जिसको हम पढ़ते हैं, पीस ऑफ राइटिंग, वो हमें पूरा एक एक्सप्लेन करके बताती हैं। लेकिन स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे नहीं था। स्टार्ट में क्या था कि लिटरेचर को क्या समझा जाता था, एक सिर्फ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट समझा जाता था। अगर उस टाइम उनके पास ड्रामाज और मूवीज़ नहीं थे तो वो क्या करते थे, स्टेज पे परफॉर्म करते थे एक ड्रामा को जिसको लोग देखने आते थे। एक तरह से जो हम कंसेप्ट सुनते हैं ना, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, इट वाज दैट। तो वो एक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लेते थे, बाकी इसका कोई पर्पस नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद राइटर ने क्या किया, अपनी राइटिंग के अंदर जो सोशल इश्यूज थे उनको भी हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली जब उसके साथ में सोशल इश्यूज आएंगे तो उसको रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि क्योंकि ये हमारी अपनी राइटिंग के बारे में बता रहे हैं, ये हमारे सोशल इश्यूज़ को बता रहे हैं, तो इसको रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें चेंजेस आनी चाहिए। अब क्योंकि जो उस टाइम एंशियंट सिविलाइजेशन थी, फिर मॉडर्न एरा आया, उसके बाद जो वर्क ऑफ लिटरेचर थे उनके अंदर लोगों की इंसाइट, उनकी प्रिवेलिंग चीज़ें, इश्यूज़, उनकी अपनी रेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कवर अप हो गई। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि बात पहले वाली भी सही थी कि एंटरटेनमेंट के लिए था, क्योंकि जो हमारी बिटर रियलिटीज़ होती हैं, जो ग्रीम ऑफ रियलिटीज़ होती हैं, हम उनसे क्या करना चाहते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। किस तरह से, हम कोई नॉवल पढ़ लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई क्लिप देख लेते हैं, या अब अभी हम अपने एरा के अंदर देख लें, हम शॉर्ट कोई देख लेते हैं, या फिर हम यूट्यूब ढूंढ लेते हैं, टिकटॉक देख लेते हैं, इंस्टा पे चले जाते हैं। हमारी उस टाइम की जो टेंशन चल रही होती है, हमें उससे थोड़ा सा एस्केपिज्म चाहिए होता है, जो हमें इन चीज़ों के अंदर मिल जाता है। ये भी तो एक्चुअली क्या होती है, हमारे पास लिटरेचर में ही आ जाती हैं सारी चीज़ें ना। अब इंग्लिश की लिटरेचर के बारे में हम जब बात करते हैं तो, क्योंकि ये सारे इंग्लिश लोगों के बारे में है, उनके ऊपर बात करता है कि उन्होंने किस तरह से सारी चीज़ों को लिया। उनकी बिगनिंग के बाद, उनकी हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं कि उनके जो लिटरेरी वर्क्स थे, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज थी, नॉवल था, फिक्शन, जिस तरह से भी था, उन ये किस तरह से हमारे पास चली है। उनके अर्लीस्ट वर्क के बारे में जो हम देखते हैं तो वो हमें उनके अर्ली वर्क के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, हम उनकी पुरानी चीज़ें उठा के देख लें, जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको देख लें, तो वो किस चीज़ के बारे में बात करते थे, ब्रेवरी के बारे में बात करते थे, वॉर्स के बारे में बात करते थे, रिलीजन के बारे में बात करते थे, लोगों को यूथ के बारे में, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस एस्पेक्ट से बात करते थे, मोरालिटी के ऊपर बात करते थे, और वो मिरेकल के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, वो उनके बारे में लिखते थे। अब यही चीज़ें जो है हमें बाद में, अब उन्होंने अब उसके बाद फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी ग्रो किया। उसके बाद उनकी सिविलाइजेशन जो है जब फर्दर ग्रूम हो गई, तो उन्होंने अपने अपने जो सोशल इश्यूज है उनको अपने लिटरेचर के अंदर पुट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इंग्लिश लोग जो हैं, एक पूरी बहुत बड़ी एज है, ये कब से स्टार्ट हुई है, हमारे पास 1000 से भी पहले ही
जो है 14 से हम 4 से इनको स्टार्ट करें। इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन है तो इसके अंदर वक्त के साथ साथ जितने भी चेंजेस आए हम उसे पूरी हिस्ट्री के अंदर कवर करना चाहते हैं। तो इसके साथ जो बाद में इसमें अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आती गई, वाइटैलिटी आती गई। तो जाहिर है जब लिटरेचर बढ़ रहा था तो लिटरेचर तो हिस्ट्री के साथ चल रहा था, तो उसके साथ लिटरेचर के साथ हिस्ट्री भी साइड बाय साइड चल रही थी। इनकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल तब से स्टार्ट है जब से इंग्लिश जो लोग हैं वो स्टार्ट हुए, मतलब जब से उनका इवोल्यूशन हुआ है तब से इनकी हिस्ट्री भी इनके साथ लिटरेचर की जो है वो साथ ही चल रही है। और जितना इंसान ह्यूमन रेस के अंदर सिविलाइजेशन जो है ग्रो करती है उनके साथ इवोल्यूशन आई है, इनकी लिटरेचर में भी साथ आई है। तो लिटरेचर को पढ़ने के लिए एक्चुअली हम उसको क्या करते हैं, उसे हिस्ट्री के लिहाज से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 8 पीरियड्स के अंदर। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए एक, और उनको हम नाम दे देते हैं या तो किसी फेमस जो लिटरेरी फिगर है उनके नाम से या फिर कोई राइटर के नाम से। हम उनको पहचानने के लिए उनको नाम दे देते हैं। एक्चुअली हम उसमें पढ़ के आ रहे होते, लिटरेचर ही पढ़ रहे होते, लेकिन हम हिस्ट्री से इस तरह से पढ़े ताकि हम उसको क्रोनोलॉजिकली देख सकें। ये हमारे पास 8 पीरियड इस तरह से है। एंग्लो सेक्सन ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये 4 से स्टार्ट होता है, 450 से लेकर 1066 तक। उसके बाद हमारे पास एंग्लो नॉर्मन जिसको हम मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, वो 1066 से 1500 तक जाता है। रेनेसांस पीरियड जिसको हम शेक्सपियरियन पीरियड भी कहते हैं, एलिजाबेथन पीरियड भी कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर एलिजाबेथन एज, वो 1500 से 1660 तक है। फिर हमारे पास न्यू क्लासिकल पीरियड आता है 1660 से 1798 तक। रोमांटिक पीरियड यानी वर्ड्सवर्थ का पीरियड जो है हमारे पास 1798 से लेकर 1837 तक आता है। विक्टोरियन पीरियड का एरा आप देख लें 1837 टू 1901, मॉडर्न पीरियड 1901 टू 1945 एंड 1945 से लेकर ऑनवर्ड अब तक जितना भी पीरियड चल रहा है उसको हम बोल देते हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दिया कि मैंने एज लिख दी है और उस टाइम के जो मॉडर्न ट्रेंड्स चल रहे थे ना, मॉडर्न जो कंसेप्ट थे या फिर उनकी जो मतलब ट्रेंड में चीज़ें चल रही थी उनके बारे में मैंने लिखा है। देखिए एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उसमें वो क्या लिखते थे, ज़्यादातर जो राइटर्स थे उनका जो मतलब इंटरेस्ट था वो मोड की तरफ था, यानी कि अर्लियर चीज़ों के बारे में, बेटर टाइम्स के ऊपर वो ख्वाहिश करते थे और पहले वो एलजीज लिखते थे। आपको पता है एलजी एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें मौन किया जाता है, यानी कि अफसोस किया जाता है किसी की डेथ के ऊपर, लॉस के ऊपर। वो पहले डेथ और लॉस के बारे में लिखते थे, उसके बाद वो क्या करते थे, थोड़ा सा होप जाहिर करते थे कि आने वाला जो हमारा वक्त होगा वो पहले वाले वक्त से बेहतर होगा। फिर हमारे पास मिडल पीरियड आ जाता है। अच्छा, इसमें वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस की बातें लिखी गई हैं। इनमें वो क्या करते थे, डिक्टेटिव राइटिंग ऐसी होती है कि एक बंदा जो होता है वो खिताब कर होते, बाकी सारे लोगों से उनको बता रहे होते कि देखिए इस तरह से नहीं होता, इस तरह से करना चाहिए। तो जो हमारा मॉडर्न जिसे हम कहते हैं ना कि एक उस्ताद बंदा होता है जो सबको समझाता है, सबको बता रहा होता है कि भाई ऐसे नहीं करो ऐसे, तो इनकी राइटिंग बिल्कुल वैसी ही थी। और उसमें ये क्या करते थे, मोरालिटी प्ले लिखा करते थे, मिरेकल प्ले लिखा करते थे यूथ को सिखाने के लिए। फिर हमारे पास रिनाइंसेंस पीरियड आता है। आपको पता है रिबर्थ को कहते हैं, रिवाइवल को कहते हैं, नॉलेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है इंग्लिश के अंदर ना। इसमें हमारे पास ह्यूमनिज्म के ऊपर, प्योरिटनिज्म के ऊपर बात होती है, इंसान के ऊपर, इंसान क्या सोचता है और उसकी अक्ल के ऊपर बात करनी है। वो चीज़ों को खुद जो है चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा, सीखेगा, इसके ऊपर बात हुई है। और पोइट्री, ड्रामा, इसके जो मेजर फॉर्म ऑफ लिटरेचर थे ये आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास न्यू क्लासिकल पीरियड आता है। इसमें हमारे पास क्या हुआ था कि जो है, अच्छा, इस पीरियड में आने के बाद उन्होंने क्या सोचा था कि जो हमारे पीछे वाले नॉर्म्स और रेगुलेशंस थे, यानी कि ग्रीस के थे या फिर रोम के थे, हमने उनको फॉलो करना चाहिए अपनी राइटिंग के अंदर। इसमें जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नॉवल का था। नॉवल बहुत ज़्यादा लिखे गए थे, मीटर जो थे, राइमिंग, इन चीज़ों के ऊपर, हीरो एक कपलेट के ऊपर काम हुआ था इसमें। फिर हमारे पास आता है रोमांटिक पीरियड। इसमें रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। गोथिक नॉवल, अच्छा गोथिक नॉवल वो होते हैं जिनमें उन्होंने क्या कहा था कि हमें इटालियन जो फॉर्म ऑफ राइटिंग है उसको लेकर आना चाहिए, उनकी फ्रेजेस को, वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए अपनी राइटिंग के अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है विक्टोरियन पोइट्री। विक्टोरियन पोइट्री के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। प्रोटेस्टेंटिज्म के ऊपर बात हुई, एज ऑफ प्रोज थी, नॉवल था। इसमें इंडिविजुअलिटी के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, नोट के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। आपको पता है कि इसमें हमारे पास क्या हुआ था, ये हमारा रेवोल्यूशन का टाइम है, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट था रिलीजन को लेकर और साइंस के। एक बार साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी, लोग रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हुए थे, तो ये उन चीज़ों के ऊपर बाद में लिखी गई है। अब 1945 से लेकर ऑनवर्ड जितना भी हमारा टाइम पीरियड है हम उसको कह देते हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड। इसमें आपको पता है थीरीज बहुत ज़्यादा आई हैं।
स्ट्रक्चरलिज्म होगी, मार्क्सिज्म होगी, डीकंस्ट्रक्शनिज्म होगी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म होगी, साइकोएनालिस्टिक होगी, मॉडर्न फेमिनिज्म होगी, ये सारी हमारी जो थ्योरीज हैं, जो मूवमेंट्स हैं, ये इस पीरियड में आ गई है। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर, लाइफ रियल लाइफ थीम्स के ऊपर। रियलिज्म एक बहुत बड़ी जो है मूवमेंट है, जिसमें कहा जाता है कि आप रियलिटीज़ को शो करें, तो इसके अंदर ये सारी बातें हमें बताई गई हैं। ये था इन एजेस का ना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन था। इट डजंट मीन कि वी आर गोइंग विद दिस टेम्परामेंट और विद दिस वे। हम इनको पूरा डिटेल के साथ कवर करेंगे। हम फर्स्ट करेंगे एक पूरी ओल्ड अगर हम पीरियड उठा के देख लेते हैं, हम देखेंगे कि उसमें इंपॉर्टेंट राइटर कौन से थे, उसमें अगर कोई वॉर हुई थी तो किस तरह से थी, कौन से लोग डोमिनेट चल रहे थे, किस तरह के फॉर्म ऑफ राइटिंग को वो पसंद करते थे, उनका माइंड सेट क्या था। हम एक पूरी एज को इस तरतीब के साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, होप सो आपको आज का ब्रीफ सा लेक्चर जो इंट्रोडक्शन है समझ आ गया होगा। शुक्रिया।